Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 11th of May 2022, Fitness Day. Motivation of the day is resilience is when you address uncertainty with flexibility. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Lenders can invoke personal guarantees in IBC cases, says सुप्रीम कोर्ट. सो एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल गारंटी को वैलिड और लीगल बताया है. रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल और NCLAT के एक रूल के अगेंस्ट केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह कहा गया था कि जो लेंडर्स हैं दे कैन नॉट इन्वोक any personal guarantee against promoters, directors, and chairman of that particular company whosoever is going for insolvency proceedings. और NCLAT के इसी डिसीजन के अगेंस्ट कुछ इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट गए थे. So finally, Supreme Court has rejected the plea against a recent ruling by National Company Law Appellate Tribunal, and this rejection has made the way for lenders to initiate any personal guarantee against the company's promoters, directors, and chairmen who have signed personal guarantees on corporate loans. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, चाहे कितने भी किसी भी प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी हो, इसके बावजूद भी अगर लेंडर्स चाहें तो वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अगेंस्ट पर्सनल गारंटी इन्वोक कर सकते हैं अगर कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर्स या चेयरमैन ने लोन लेते समय पर्सनल गारंटी के फॉर्म पर या पर्सनल गारंटी को साइन किया था. हालांकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो क्या पर्सनल गारंटी कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर या चेयरमैन पर इनिशिएट की जा सकती है कि या नहीं. रिसेंटली अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जनवरी में एक रूलिंग करी थी, जहां पर appellate tribunal ने कहा था initiation of corporate insolvency was not a prerequisite to initiate insolvency process against a personal guarantor of the corporate. क्लियरली मेंशन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अगेंस्ट चाहे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हों या ना चल रही हों, irrespective of pendency of any proceedings against a corporate debtor, if the lenders want, they can invoke the personal guarantee or against any personal guarantor who have signed that personal guarantee form. और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो लेंडर और प्रमोटर जो नेक्सस चलता है वो नेक्सस ब्रेक होगा, क्योंकि अब प्रमोटर कभी भी पर्सनल गारंटीज के फॉर्म को साइन करने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है कि अगर लेंडर्स चाहें तो पर्सनल गारंटी यानी जो प्रमोटर्स हैं, डेटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनके पर्सनल एसेट्स को भी सीज किया जा सकता है अगर कंपनी किसी भी लोन पर डिफ़ॉल्ट होती है. एंड द मैटर पर्टेन्स टू एन appellate ट्रिब्यूनल ऑर्डर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस महेंद्र कुमार जजोदिया केस. तो इस केस में बेसिकली ये मैटर उठा था कि पर्सनल गारंटी इन्वोक करी जा सकती है या नहीं, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो रीसेंट ऑर्डर था उसके अगेंस्ट करी जा सकती, उसके अकॉर्डिंग करी जा सकती है. और उसी को लेकर के लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और यह हम ये कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के उसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया था एपेक्स कोर्ट में. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इससे जो रिकवरी रेट है लेंडर्स का वो भी इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि अब लेंडर्स पर्सनल गारंटी भी इन्वोक कर सकते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में. इसके अलावा स्टीप हेयर कट या जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें भी कमी आएगी. अपार्ट फ्रॉम इट जो बैंक्स को लॉस हो रहे हैं, अगर लेंडर्स की बात करें यहाँ पर, तो लेंडर्स हेयर्स मीन बैंक्स जो कि बड़े बड़े लोन्स कंपनीज को देते हैं. तो बैंक्स का जो लॉस हो रहा है, जो NPA हो रहा है, वो भी अब रिड्यूस होगा. कॉरपोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि अब पर्सनल गारंटी फॉर्म पे साइन करने से पहले डायरेक्टर, चेयरमैन या कोई भी टॉप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव
कई बार सोचेगा। एंड इट विल ऑल्सो डिस्करेज डिफॉल्टर्स फ्रॉम मल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ लोन अमाउंट एंड ट्रांसफरिंग असेट टू द रिलेटेड पार्टी। तो कुछ तरह की जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी वो भी अब रिमूव होंगी, रिड्यूस होंगी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया था कि कंपनी के नाम से लोन लिया गया, बाद में कंपनी को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया और वो जो लोन का अमाउंट था वो किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी या रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके पर्सनल असेट्स हो जाते थे वो। अब उसी पर्टिकुलर माल प्रैक्टिस को या करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड किया है। एंड अंडर द IBC नॉर्म्स द कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस मीन्स जब कोई भी कंपनी फाइनली सरेंडर कर देती है कि नहीं अब हमसे बिजनेस नहीं होगा एंड वी आर नॉट एबल टू रीपे आवर लोन्स ईदर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल। तो उसके बाद जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी को IBC के तहत ले जाते हैं, जहाँ पर एक आता है कि कंपनी के जो असेट्स हैं उनको बेच दिया जाए, लिक्विफाई कर दिया जाए और उनसे जो अमाउंट मिले वो क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे क्रेडिटर्स अपने जो लॉस हैं लोन के फॉर्म में उसको रिकवर कर सकें। सो फाइनली एपेक्स कोर्ट ने कह दिया कि दैट दिस डिसीजन इज़ नॉट against any particular ruling or any constitutional mandate, and Supreme Court will not interfere into this particular IBC court. It simply means कि जो NCLAT का जो डिसीजन था वो अब अपहेल करेगा। नाउ इंडिविजुअल लेंडर्स कैन गो फॉर invoking personal guarantee as well. So these are the headlines where now personal guarantors hold accountable as per the new NCLAT or SC ruling. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एमिड राइजिंग इम्पोर्ट सेंटर मूव्स बूस्टिंग प्रोडक्शन। जिस तरह से इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ रहा है या हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ट्यूसडे को मीटिंग करी थी विद इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। मोर स्पेसिफिकली कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे एक मीटिंग सेट करी थी और उस मीटिंग में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात को लेकर के डिस्कशंस हुए, डिसीजंस हुए, डेलिब्रेशंस हुए। तो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इस समय है इंटरनेशनल मार्केट में, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने को लेकर के डेलिब्रेशंस हुए। एंड दिस प्रोडक्शन इंक्रीज विल स्टार्ट विद द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और उसके बदले में कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बोला कि दे विल ease out certain rules or certain tariffs related or tax related to export. तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करिए, इन टर्न दिस कुड गिव अ फिलिप टू एक्सपोर्ट्स एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर। हालांकि ऑफिसर्स का ये कहना है कि दिस इज़ नॉट एनी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी। इट मीन्स हम कोई इम्पोर्ट रोक नहीं रहे हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्लियरली ऑफिसर्स ये नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती एज पर WTO एंड अदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन यू हैव टू ट्रीट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इक्वली। और किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसी पॉलिसीज़ किसी भी कंट्री को नहीं अडॉप्ट करनी है जो किसी स्पेसिफिक इंपोर्ट को हॉल्ट करे या रोके। मतलब इक्वल एक्सेस देना है आपको हर कंट्री के इंपोर्ट को, प्रोडक्ट को। इसी वजह से जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी शॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि हम कि इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, हम केवल और केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं जिससे कि जो प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी फ़िलहाल के लिए डिपार्टमेंट ने 102 प्रायोरिटी आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि एक अच्छे खासे अमाउंट में, अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं और इंडिया के इंपोर्ट बिल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी जो रिसेंटली जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो शार्पली इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट बिल है वो या जो इनबाउंड शिपमेंट है वो
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे 102 आइटम्स प्रायोरिटी आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मेटल्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, लिथियम आयन बैटरीज, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जो कलेक्टिवली 58.67% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल इनबाउंड शिपमेंट्स का एज पर द फाइनेंशियल ईयर 22। तो ऐसे 102 आइटम प्रायोरिटी आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, जो कि 58.67% का टोटल इनबाउंड शिपमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज पर द फाइनेंशियल ईयर 22। और इन्हीं आइटम्स या इन्हीं कमोडिटीज़ के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग इंश्योर करी थी। और ऐसा कहा जा रहा है अंदर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम गवर्नमेंट और द कॉमर्स डिपार्टमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू इनिशिएट और बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और अगर रीसेंट देखा जाए तो ये जो 102 आइटम्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, रिसेंटली इनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इनका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, प्रोसीजरल बॉटलनेक एंड चैलेंजेस इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये 102 आइटम्स हैं, इनको घर में ही मतलब इंडियन टेरिटरी में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे कि जो इम्पोर्ट बिल हैं वो रिड्यूस हो सकें। इसके अलावा इसके साथ ही साथ इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी इन्हांस हो सके। इफ़ यू रिमेंबर, कई बार मैंने आपको बताया कि इंडिया के केस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राजेक्टरी रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है। जनरली क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में इकोनॉमी मूव करती है, देन सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में मूव करती है इन द ग्रोथ पेस। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से उठ करके सीधे सीधे टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी ने मूव किया है। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मिडिल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। और करंट गवर्नमेंट का ये हमेशा से फोकस रहा है, चाहे वो PLI स्कीम रही हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम रही हो, चाहे वो DLI स्कीम रही हो या गति शक्ति स्कीम रही हो, जितने भी स्कीम रही, गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट किया जाए, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर वो भी रिड्यूस होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ लेबर इंटेंसिव सेक्टर इन कंपैरिजन टू द सर्विस इंडस्ट्री। और इसी को देखते हुए फ़िलहाल के लिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने की बात हो रही है। सो ऑफ 102 priority import items share of product categories as per financial year 22। तो कितना रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। होता है क्या, इंडिया में रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड जो हम इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके बाहर बेचते हैं। तो जब कभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने को मिलता है, क्योंकि इंपोर्ट अगर हमारा महंगा हो रहा है तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट भी महंगा ही होगा हमारा, क्योंकि जो भी हम आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सेमी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो हम इंपोर्ट करके ही मंगाते हैं। एंड दैट समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो 41% जो है वो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 9% कंज्यूमर गुड्स, 17% कैपिटल एंड 33% इंटरमीडिएट गुड्स। कैन यू सी 41 प्लस 33%, अप्रॉक्सीमेटली 74% जो है वो हमारी डिपेंडेंसी बाहर के कंट्रीज़ में है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसी को रिमूव करने की या इसी को डिक्रीज़ करने की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट बनने की बात हो रही है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8 of Business Standards. Submit data on vax immunity among kids NTAGI to institutes. तो जो इंडिया का वैक्सीन थिंक टैंक है, कौन वैक्सीन थिंक टैंक है? The National Technical Advisory Group on Immunization. So the India's vaccine think tank has asked the several public sector institutions including NCDC, that is National Center for Disease Control, to submit the data on their analysis of immunity amongst the youngest children against COVID-19 virus. तो NTAGI ने
जितने भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, उन सब से चिल्ड्रन इम्यूनिटी को लेकर के, चाइल्ड की इम्यूनिटी को लेकर के डेटा मांगा कि कितने को वैक्सीनेशन हुए, कितने के वैक्सीनेशन प्लान है, और वैक्सीनेशन के बाद कितनों को कोविड हुआ, कितनों को सेकेंड डोज के बाद कोविड हुआ, कितनों को फर्स्ट डोज के बाद कोविड हुआ। पूरा ओवरऑल डेटा और एनालिसिस मांगी है, इम्यूनिटी एनालिसिस मांगी है गवर्नमेंट ने या वैक्सीन थिंक टैंक ने, द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। और इसके बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि देयर विल बी द मीटिंग, और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि जो चिल्ड्रंस का वैक्सीनेशन है वो नेक्स्ट वीक में किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से वैक्सीन को फेज़ वाइज मैनर में अवेलेबल करा जाएगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ यंग चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन स्पीड को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डेटा मांगा है। ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ इन्फेक्शन several children were exposed and infected, and as that was the population cohort without a vaccine coverage। और इसी को लेकर के फ़िलहाल के लिए सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डेटा मांगा गया है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन या किसी भी तरह की एनालिसिस जो कि उन्होंने चिल्ड्रन पर करी है एज पर द गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। वाई रेलवे प्रोजेक्ट कॉस्ट गो ऑफ ट्रैक। दिस इज बेसिकली एन एडिटोरियल जहाँ पर ऑथर ने जो रिसेंटली जो कॉरिडोर्स हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में DFCs भी बोलते हैं, उनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसको लेकर के अपने ओपिनियन दिए हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज्ड हैं इंडियन रेलवे में, उसकी जो कॉस्ट है वो 54% तक, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे एक्चुअल कॉस्ट 54% तक इंक्रीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीज़न। और उसी को लेकर के जो इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है फॉर गेटिंग मोर सेंक्शन अमाउंट, क्योंकि जो सेंक्शन हुआ था वो सफिशेंट नहीं है DFCs का जो प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि 2015 में कैबिनेट ने रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट 81,459 करोड़ का सेंक्शन किया था। किसके लिए? जो इंडियन रेलवे में ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स बन रहे, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर्स क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो DFCs हैं ये क्या है और कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक ये इनका स्ट्रेच है। तो हमने इस न्यूज़ को कवर किया था कि 81,459 करोड़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन की हैं। इसके बाद जो इंडियन रेलवे की एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग 1.24 ट्रिलियन की कॉस्ट आ रही थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही थी इन दोनों ही DFCs की, जिसको लेकर के इंडियन रेलवे ने अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए एलोकेट करने की बात कही थी और 1.02 ट्रिलियन कंस्ट्रक्शंस और अदर कॉस्ट के लिए कही थी। और इस रिवीजन के बाद से डेफिनेटली इंडियन रेलवे वाज गोइंग फॉर मोर सेंक्शन अमाउंट, और जिसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करी थी। हालांकि एक्सपर्ट ने करना था कि जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है दिस इज़ नो सरप्राइज, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, इन्फ्लेशन आ रही है, उसको देखते हुए तो क्लियर था कि ये कॉस्ट जो है वो रिवाइज होनी ही होनी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार है इंडियन रेलवे के केस में। जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहे हैं जितने भी जोन्स में, उन सब में जो हमेशा से कॉस्ट एस्केलेशन या ओवररन, कॉस्ट ओवररन देखने को मिला है। इवन कुछ कुछ केसेस में तो जो ओरिजिनल कॉस्ट और एंटिसिपेटेड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो DFCs के जो ओवरऑल कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा है एज पर द ऑथर। एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन shows that approximately 162 projects of Indian Railway were facing the cost or price overrun और कॉस्ट एस्केलेशन। तो 162 जो इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2.2 टाइम्स ज़्यादा है कॉस्ट इन 162 प्रोजेक्ट्स की। ये ऑथर का कहना है एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और DFCs के केस में दिस इज 3.6%,
or 6 times, but the Northern Railway Zone outperform this record by substantial margin. जो डेटा ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। अभी करंटली 162 प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे में ऐसे जिसमें 2.2 टाइम्स जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, जबकि डीएफसीज के केस में इट इज़ 3.6%। लेकिन अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे का जो जोन है उसने आउट परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू अदर जोन in terms of project cost. So in this zone the original cost of 8 projects were approximately 5k crore had increased to 43k crore, a jump of nearly 9 times, making it worst performing zone. तो नॉर्दर्न रेलवे की जो कॉस्ट थी, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 5,000 करोड़ की आ रही थी, और जो एक्चुअल एस्टिमेटेड जो रिसेंटली एस्टिमेटेड रिवाइज कॉस्ट है वो 43,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और इस डिफरेंस के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है दैट हैज़ बीन द वर्स्ट परफॉर्मर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन और कॉस्ट एस्केलेशन। हालांकि जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उसमें भी सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट विद एंटिसिपेटेड कॉस्ट 3.2 टाइम्स हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। और यही सेम ट्रेंड हमें अलग अलग जोन्स में अलग अलग स्कीम्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो इंडियन रेलवे है वो कॉस्ट एस्केलेशन या कॉस्ट ओवररन पर जारी अपने अप्रॉक्सीमेटली सभी प्रोजेक्ट्स में। अब ऑथर ने बात करी, पहले तो ऑथर ने डेटा दिया, अब ऑथर ये कह रहा है कि ऐसा क्यों रहा है, वाई दीज जोन्स और वाई दीज प्रोजेक्ट्स अकाउंट्स और रनिंग फॉर कॉस्ट एस्केलेशन। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि इंडियन रेलवे में जितने भी इंडियन रेलवे के जोन्स हैं सबके पास अपनी कॉस्ट एनालिसिस सेल है खुद की, एंड दैट कॉस्ट एनालिसिस सेल फंक्शन एज इंडिपेंडेंट। मतलब हर जोन के पास अपनी कॉस्ट एनालिसिस सेल है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, दे आर नॉट कोलैबोरेटिंग ईदर विद गवर्नमेंट और बिटवीन द जोन्स or with the other zone, and sometime railway changes the formula for the cost। अब जो कि अलग अलग सबकी एनालिसिस सेल है, सबकी मेथडोलॉजी भी अलग हो सकती है, कॉस्ट को लेकर के परसेप्शन भी अलग हो सकते हैं, एनालिसिस भी अलग हो सकती है, एंड देयर आर सम कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हर जोन में जो कॉस्ट एस्टिमेशन आ रहा है वो डिफरेंट होता है, और कई सारे जो प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं कॉस्ट को छोड़ दिया था, इंक्लूड नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, वो जस्ट लाइक कमीशनिंग की कॉस्ट जो है उसको इंक्लूड नहीं करते। इस सब की वजह से जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कम होती है और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा जोन वाइज भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ऑथर का क्या कहना है, अगर ऑथर का ये कहना है कि अगर इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है तो जितने भी इंडियन रेलवे के जोन्स हैं सबके पास एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन होनी चाहिए जस्ट टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन या फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए कॉस्ट एस्टिमेशन को लेकर के, कॉस्ट एनालिसिस को लेकर के, जो कि हर सेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जोन हर एनालिसिस सेल फॉलो करे। एंड दिस इज द 69 प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज हायर देन द कॉस्ट। हम देख सकते हैं कि ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, एंड दिस इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट जो सैंक्शन कॉस्ट इनिशियली निकाली गई थी। इसके अलावा ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है ये है, और हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में 69 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे कई गुना ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट रही बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लूपहोल्स। एंड दिस इज़ द नॉर्दर्न रेलवे परफॉर्मेंस। हम कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एस्केलेशन, और इसके साथ जो नॉर्दर्न रेलवे दैट हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ एंटिसिपेटेड टू ओरिजिनल कॉस्ट। सेंट्रल रेलवे, डीएफसीज, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। डेफिनेटली आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एंड दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट हैज़ बीन और हैव बीन डीलेड फॉर अ लॉन्ग। तो किस किस जोन के
प्रोजेक्ट कब कब अप्रूव हुए, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, एंटिसिपेटेड कॉस्ट कितनी थी, एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ और कंप्लीशन उनका एक्चुअली कब हुआ। तो डीलेड एग्जीक्यूशन है, कॉस्ट ओवररन है, कॉस्ट एस्केलेशन है, मिसमैनेजमेंट है, डिफरेंस इन ओपिनियन है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडियन रेलवे सफ़र कर रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और उसी को लेकर के ऑथर ने एक सजेशन दिया है कि एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन कॉस्ट एनालिसिस के लिए इंडियन रेलवे प्रिपेयर करे, जो कि हर जोन फॉलो करे। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। आरबीआई स्टेप्स इनटू स्टेम रूपी फॉल, डिफेंड 77.50 पर डॉलर लेवल। तो जिस तरीके से इंडियन रेलवे ने ऑल टाइम लो हिट किया था 77 का मार्क क्रॉस करके, उसके बाद तो आरबीआई का इंटरवेंशन बनता ही था। ये तो एंटिसिपेटेड था कि इस लेवल पे आरबीआई इंटरवीन करेगी ही करेगी। सो ऑन ट्यूसडे आरबीआई इंटरवीन हैवली अक्रॉस द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थ्रू स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑफशोर ऑप्शन, सो विच स्टॉप द रूपी फॉलिंग बिलो 77.50। तो आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद से जो इंडियन रुपी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल पॉलिसी टाइटनिंग, पॉलिसी रिवीजन, उसके बाद से जो इंडियन रुपी है वो 77.50 पर रुक गया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि मई एंड तक इट विल क्रॉस द मार्क ऑफ 78 पर डॉलर। हालांकि आरबीआई इंटरवेंशन किया, टाइट और एग्रेसिव इंटरवेंशन किया, जहां पर आरबीआई ने जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको सक आउट करने की बात की कोशिश करी, को लेकर के इंटरवेंशंस किए, ऑपरेशन किए, जिसके बाद से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी के केस में। एंड दिस इज़ द इन्वर्टेड रुपी डॉलर स्पॉट स्केल। So the Indian currency opened at 77.29 per dollar after closing at 77.46 on Monday. And the state-run bank sold dollar heavily on behalf of the central bank, and at 77.42 levels, the dealer, as per the dealer of the market participants. So rupee ended the day 77.33 per dollar, up from 40 पैसा फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। तो 40 पैसा का स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेंथ देखने को मिली इंडियन रुपी में क्लियरली आफ्टर द इंटरवेंशन बाय आरबीआई। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी फ़िलहाल आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, बट जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी फ़िलहाल के लिए अपने पोर्टफोलियोज़ में कट जारी रखेंगे, मतलब वो सेल ऑफ करते रहेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट से। तो अभी फ़िलहाल हो सकता है रुपी के जो वीकनेस है वो, या रुपी और ज़्यादा वीक हो या रुपी और ज़्यादा फॉल करे और आरबीआई को और ज़्यादा इंटरवेंशन करने पड़े इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंडियन रुपी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट रीड्स आउट द रियॉट एक्ट टू कैब एग्रीगेटर। रिसेंटली कैब एग्रीगेटर्स और उनके ड्राइवर्स से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनके नंबर्स सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। कस्टमर्स का ये कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ राइड है, वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो अपने आप से कैंसिलेशन कर रहे हैं। बहुत सारी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं ये कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के, और इसी कंप्लेंट्स के इंक्रीज़ होते होते ही गवर्नमेंट ने कैब एग्रीगेटर्स ओला एंड ऊबर को वार्न किया है दैट दे शुड कंप्लाई विद द सर्च प्राइसिंग एंड ड्राइवर कैंसिलेशन मैंडेट एज लेड डाउन इन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस विद इन अ मंथ। सो 1 महीने का टाइम दिया है, कहा है कि जो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें जितने भी कैब एग्रीगेटर कंपनीज हैं, और एल्स फेस द पीनल प्रोविजंस। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CCPA बोलते हैं, बेसिकली जो ये अथॉरिटी है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर के अपने सजेशंस देती है और उसको लेकर के काम करती है। इसका मैंडेट जो बेसिकली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करना। तो CCPA भी बहुत जल्द ही ड्राफ्ट एडवाइजरी लाने वाली है, किसके लिए? कैब एग्रीगेटर्स के लिए, जो कि कैब एग्रीगेटर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। मीनवाइल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगर जो ओला, उबर, मेरू, रैपिडो, जुगनू जैसे जो कैब एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं, अगर ये मोटर व्हीकल
एग्रीगेटर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट पीनल एक्शन लिए जाएंगे। तो जो ये कैंसिलेशन, कॉस्ट ऑफ राइट, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कैब एग्रीगेटर्स कंपनी को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पैनल टू फाइनलाइज RODTEP रेट्स फॉर SEZ बाई मिड जून। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी है। किस लिए कमेटी अपॉइंट करी है? जस्ट फॉर फाइनलाइजिंग द रेट्स अंडर RODTEP। तो एक्सपोर्ट बूस्टिंग जो स्कीम है, जो कि हमारी MEIS और SEIS स्कीम को रिप्लेस करके आएगी RODTEP। अगर आप RODTEP के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में, इसी चैनल के डिस्क्राइब्ड सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो है RODTEP का, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका फुल फॉर्म रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम्स है, जो कि हमारी रिसेंटली SEIS और MEIS स्कीम को रिप्लेस करके आया है। तो RODTEP के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट या जो भी रेट्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, वो फाइनलाइज किए जाएंगे और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी अपॉइंट करी है और ये कमेटी जो फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर JK पिलानी, वो हेड करेंगे। तो सून द कमेटी विल फाइनलाइज द रेट फॉर मच अवेटेड RODTEP स्कीम टूवर्ड्स द एक्सपोर्ट फ्रॉम SEZ and export oriented units। So SEZs और export oriented unit से जो भी एक्सपोर्ट होगा उसमें RODTEP के तहत किस तरीके से एग्जम्पशन या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे एक्सपोर्टर्स को, इसके रेट फाइनलाइज होंगे। और बहुत टाइम से ये पेंडिंग है, पर अब गवर्नमेंट को टाइम मिला है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ये सारा जो प्रोसेस था वो डीले हो गया है। तो लेट्स सी कि रेट्स क्या आते हैं और क्या गाइडलाइंस आती हैं कमेटी की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI हाइक्स इंटरेस्ट रेट ऑन बल्क डिपॉजिट्स बाई 40 to 90 BPS। RBI ने जिस तरह से रेपो रेट और CRR को इंक्रीज़ किया है लास्ट वीक, उसके बाद ही हमने एंटिसिपेट भी किया था कि जो लेंडिंग रेट्स हैं, हाउसिंग लोन्स और जो अदर रिटेल लोन्स हैं, वो महंगे होंगे। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं उस पर भी अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। जो डिपॉजिटर्स हैं, जो FD या जो RDs हैं, उन पर अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा कंज्यूमर्स को, डिपॉजिटर्स को, बैंक अकाउंट होल्डर्स को। तो रिसेंटली SBI ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए हैं बल्क टर्म डिपॉजिट्स पे 2 करोड़ एंड अबव। तो 2 करोड़ और उससे ऊपर के जो डिपॉजिट्स होंगे, जो FDs होते हैं, जो कंपनीज करती हैं, उन पर अब 40 to 90 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी 0.40 से 0.90% का इंक्रीज़ किया है इन टर्म्स ऑफ interest rate. So the maximum increase by SBI is 90 basis point or 0.9% in 5 to 10 years tenure and 3 years to less than 5 years tenure. And now there is a clear indication of liquidity in the system coming down over a period of time, and the deposit rate hike on bulk money is a sort of preparation to avoid the challenge on the resource front in the upcoming months as per the SBI। तो सफिशेंट रिसोर्स, सफिशेंट मनी को इंश्योर करने के लिए आगे आने वाली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग SBI ने ये डिसीजन लिया है। तो दिस इज़ द इंडिकेटिव। हो सकता है अदर बैंक्स भी सेम interest rate increase trend follow करें। So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.